चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो नहीं है वो बाद में देखते हैं। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपने करे हुए हैं, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। मुझे बताओगे कि बार ग्राफ और बार ग्राफ हम मोस्टली कब बनाते हैं? मैंने आपको बताया था जहां तक मुझे याद है। बार ग्राफ्स हम मोस्टली कब बनाते हैं या किसी डेटा को बार ग्राफ में हम कब रिप्रेजेंट करते हैं? To display the data in a graphical form. Graphical form is fine, but why not histogram? Why bar graph? Different क्यों? दोनों एक जैसे सही लगते हैं. Why bar graph is different than histogram? How not why? ओके एक तो मेरे कान बहुत बंद हो रहे हैं, तो थोड़ा तेज बोलना अगर बोलते तो। सेकंड थिंग, चलो मैं बता देता हूँ। लेट्स नॉट डिस्कस इट डीपली। एक्सरसाइज का 7.3 राइट? यस 7.3, सॉरी 7.3 14.3 या ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में ऑफ कोर्स रिधिमा, मैं आज तो कर रहा हूँ इसको। लास्ट टाइम तनिषा के लिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, पता नहीं क्या इशू आया था। आई मीन रिकॉर्डिंग हो तो रही थी बट वो सेव नहीं हुई। आई होप ये सेव हो जाए। फाइन। सो बार ग्राफ और देखो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या होता है? बार ग्राफ हम तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव सम डेटा जिसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज नहीं है। जब हमारे पास ग्रुप्ड डेटा नहीं होता है तब हम बार ग्राफ का यूज करते हैं मोस्टली। जैसे आपने वो क्वेश्चन किया था टेबल बनाने वाले एक्सरसाइज में, जिसमें आपके ब्लड ग्रुप्स दिए थे एंड ब्लड ग्रुप्स अगर दिए हुए हैं तो वो ग्रुप्ड डेटा तो नहीं था। तो ऐसे केसेस में हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हिस्टोग्राम हम तब ड्रॉ करते हैं जब हमारे पास ग्रुप डेटा होता है। फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सर्वे किया ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर 15 इयर्स टू 44 इयर्स की विमेन की डेथ और इलनेस का रीजन फाइंड आउट करने के लिए वर्ल्ड वाइड। और उन्होंने जो डिटेल्स या फिगर्स कलेक्ट करी वो परसेंटेज में ये कलेक्ट करी कि कुछ डिजीजेस या कुछ इलनेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ कॉजेस जो थे इलनेस के, वो और उनकी परसेंटेज। तो जो उन्होंने डेटा कलेक्ट करा उसकी परसेंटेज है ये। मान लिया 1000, अगर 1000 लोगों को उन्होंने सर्वे किया तो उसके बेस पर ये परसेंटेज निकाली है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी विमेन हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। बट उन्होंने एक एरिया चूज किया, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज चूज करे, उसमें से कुछ विमेन को उन्होंने सर्वे किया, विमेन का सर्वे किया, जिससे उन्हें ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मिले, जिसमें कॉजेज दिए थे कि क्यों जो उनकी इलनेस, हेल्थ जो खराब है उसका रीजन या फिर डेथ का रीजन क्या है। सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरोसाइकाट्रिक कंडीशंस, इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस एंड अदर इश्यूज। ये उन्होंने कुछ अपने तरफ से फील्ड बनाए सो डैट कि उसके अंडर में वो उन डिजीज को रख सके या उन इलनेस को रख सके जो उनको पता चले। मेन उनका कंसर्न था ये चार, बाकी को उन्होंने अदर इश्यूज में डाले। ये 5 थे जिनकी उन्होंने एक डिटेल स्टडी करी होगी, बाकी जो भी इश्यूज थे उन्होंने उनको अदर इश्यूज में डाल दिया। उनको मतलब वो इतने में भी इतने बड़े इश्यूज नहीं थे जिसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज आ रही होगी। जैसे फीवर है, किसी को माइल्ड फीवर है तो ऑब्वियसली उसको एक मेजर कंडीशन में नहीं डाल सकते हैं, या फिर किसी को कुछ भी ऐसा हुआ है जो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, आई इन्फेक्शन और समथिंग लाइक दैट, तो वो केसेस मान लो 1000 में से अगर एक केस आया तो उसको वो क्या परसेंटेज में इसको शो कराएंगे यहाँ पर। तो उन्होंने वो छोटे छोटे से जो कॉजेज थे जिनकी परसेंटेज बहुत कम थी उन सबको कलेक्ट करके अदर इश्यूज में डाल दिया, और बाकी जो मेजर इश्यूज उनको लगे जिनकी बहुत ज्यादा परसेंटेज दिखी उनको अलग अलग कैटेगरी
अब वी हैव दिस डेटा, तो ऑब्वियसली इसका हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। हिस्टोग्राम के लिए हमें एक रेंज चाहिए होती है, मीन्स एक क्लास विथ चाहिए, एक विथ चाहिए होती है। विथ यहाँ पर तो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि कौन सा क्या ग्रुप है, हमें सिर्फ कंडीशंस दी है उसमें कितने परसेंटेज ये आपके फिगर्स है, फ्रीक्वेंसी है। मोस्टली ऐसे केसेस में जो आपकी परसेंटेज वाली फिगर्स होती है उसमें हम पाई चार्ट बनाते हैं। ओके, बट पाई चार्ट आपके कोर्स में नहीं है, पाई चार्ट आप शायद 8th क्लास में कर चुके हैं। हाँ 8th क्लास में था, तो अब पाई चार्ट तो नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें इसको उन्हीं ग्राफिकल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना है जो ग्राफिकल फॉर्म्स आपकी क्लास में, आपके कोर्स में है, मीन्स बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड ये तीन है आपके। तो ये हमारा अनग्रुप डेटा है, दैट्स व्हाई हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में रिप्रेजेंट करेंगे, बार ग्राफ में। इजी सा है। इसमें ये ध्यान रखना कि आपकी जो ये वैल्यूज होती हैं, जो आपकी कंडीशंस हैं, ये एक्स एक्सिस पर आती हैं और ये वाली वैल्यूज जो रिप्रेजेंट होंगी वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। मींस हाँ, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और साथ में वो बताना है विच इज द मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन इन हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। वो यहाँ से भी देखकर बता सकते हो, बट हमें वो ग्राफ में देखकर ही बताना है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द मेजर कॉज ऑफ देयर डेथ एंड मेंटल हेल्थ इलनेस। और साथ में फाइंड आउट करोगे आप कॉजेस, अदर कॉजेस या टू फैक्टर्स जिनकी वजह से मेजर कॉजेस हुए। ठीक है, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। इसके लिए हमारे पास वही एक आपका ग्राफ पेपर होगा। इनके लिए ग्राफ पेपर प्रॉपरली होना जरूरी नहीं है, आप कॉपी में भी बना सकते हो, उसमें बस यही ध्यान रखना है कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए, जो आपका डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए, whether 1 इंच है 1 सेंटीमीटर है और कुछ भी है। सो वी हैव दीस टू एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस पर मैंने बोला था ये वैल्यूज आएंगी, वाई एक्सिस पर इसके रेस्पेक्ट में। इसमें देखो वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट है, 4.1 से स्टार्ट है एंड लास्ट वैल्यू 31.8 है। आप कुछ भी डिफरेंस ले सकते हो, बस डिस्टेंस ऐसा लेना जिसको आप मार्क कर सको ठीक से। और दूसरी बात यह है कि जब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें परसेंटेज होती है, डेसिमल के बाद की वैल्यूज होती हैं, इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार वो वैल्यू उन बॉक्सेस में नहीं आ पाती जो वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करनी है। मीन्स 31.8 है तो 0.8 को रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस केस में हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि लगभग कहाँ पर आएगा उससे काम चला लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी चला है वी हैव दीज वैल्यूज, मैंने 4 का डिस्टेंस ले लिया। आप 2 का ले सकते हो, 2 का लोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1 का लोगे तो भी बड़ा हो जाएगा, 3 का ले सकते हो, 4 का, 5 का लोगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने 4 का ले रखा है, आप कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कॉज है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ऐसे ग्राफ्स में, बार ग्राफ्स में किंक नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई वैल्यूज है ही नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज है ही नहीं। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है तो किंक भी नहीं आएगा। किंक आपको पता होगा किस लिए यूज होता है। सो सबसे पहली कंडीशन है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। अब देखो, इसको मैंने 28 और 32 के बीच में लिया है, लेकिन नियरर टू 32, बिकॉज 31.8 है तो वो 32 से थोड़ा सा ही कम होगा, है ना। तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पर ले लिया। इसमें मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मार्क कर सकता, आप ग्राफ पर भी करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मार्क करने में बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज 31.8 30 है, फिर उसमें 1 को मार्क करो, फिर उसमें भी 8 को, 0.8 को मार्क करो, विच सीम्स इम्पॉसिबल एक्चुअली। मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल ही लगता है, बिकॉज वो छोटा सा जो बॉक्स होता है उसके 8 पार्ट्स करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। या तो आप एक एक पॉइंट का, यहाँ पे एक एक यूनिट का डिस्टेंस लो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, जिससे कि आपका ग्राफ हो जाएगा बहुत बड़ा। उस केस में तो आप इसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ऐसे केसेस में थोड़ा सा आप आइडिया लगाकर कि किसके पास होगा वहां पर मार्क कर सकते हो। यहाँ पर वैसे भी ग्राफ शो कराने का मेन रीजन, जो मेन मकसद है वो ये है कि ग्राफ देखकर पता चल जाए कि कौन लोएस्ट है और कौन हाईएस्ट है। वैल्यूज आप इसके ऊपर लिखोगे ही फिर भी कि ये जो हमारा ग्राफ है ये 32 से 28 के बीच में, बट इसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, 31.8।
तो ग्राफ से पता चल रहा है 31.8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किस किस के बीच में आ रहा है। ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, ये आपको एज इट इज लिखनी है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आप इनिशियल्स लिख सकते हो, इन केस आपके टीचर आपको परमिट करते हैं तो आप इसको RHC लिख सकते हो। सेकंड आपका बार है, देखो बार ग्राफ जब बनाते हैं तो बीच में डिस्टेंस होता है, इनको हम बिल्कुल मिलाकर नहीं बनाते। मिलाकर बनाओगे तो वो हिस्टोग्राम की तरह लगेगा, जो कि थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या थी 25.4 न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस, and then we have this injuries wala part 12.4 and cardiovascular conditions काफी कम है 4.3, respiratory conditions सबसे कम है 4.1% and other issues 22%। तो ये हमारा बार ग्राफ है जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट इलनेस और कॉज ऑफ डेथ्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप ग्राफ देखकर बता सकते हो इजिली सबसे हाईएस्ट कॉज क्या है। सबसे हाईएस्ट आपका बार ये जा रहा है, तो ये हो गया मींस रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ये आपके कॉजेस एंड यहाँ पर लेबलिंग कर दोगे। From the graph we observe that reproductive condition is the major cause of women's ill health and death worldwide because it has maximum percentage among the causes 31.8। ठीक है, सेकंड तो ये हो गया इसका। फर्स्ट पार्ट हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, सेकंड पार्ट हमने पता लगा लिया ग्राफ से कि क्या सबसे मेजर कॉज है, एंड थर्ड पार्ट जो आप मुझसे डिस्कस करोगे कि क्या हो सकते हैं मेजर कॉज होने के रीजंस। बताओ, आप ही बताओ कि किस रीजन से ये जो मेजर कॉजेज हैं ये हो रहे हैं। कोई भी रीजन बता सकते हो आप, ये कोई डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता, ये सिर्फ डिस्कशन के लिए। आई डोंट थिंक क्या ये 100% एग्जाम में नहीं आएगा, ये जस्ट एक डिस्कशन और आपकी नॉलेज के लिए। तो आप बता सकते हो, आई जस्ट वांट टू नो कि आपको क्या क्या इश्यूज लगते हैं जिसकी वजह से ये जो है मैक्सिमम परसेंटेज मेजर कॉज जो है ये इतना ज्यादा क्यों है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में डेथ क्यों हो रही है, या फिर ये कंडीशंस क्यों है, क्या रीजन हो सकता है। एनीवन? So this answer is not related to maths as such, I think. Yes, it is not, but डिस्कस करने के लिए यू कैन, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स में डेटा को हम डिस्कस कर रहे हैं, डेटा कुछ भी हो सकता है। और सेकंड थिंग, ये क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, उसमें मार्क्स मिलते हैं आपको, जिसमें आपको एक वैल्यू लिखनी होती है, तो उसमें वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके क्या रीजंस हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, सो whether it's not related to maths but at least it is related to science, so समझ लो साइंस पे क्वेश्चन है। just tell me any reason, कुछ भी रीजन बता सकते हो कि क्यों हो सकता है ऐसा। So reproductive health is a condition in which the reproductive process is accomplished accomplished in a state of complete physical, mental and social well-being. So as for me, it could be most related to the mental conditions due to the increasing stress, as we nowadays don't have peace around us. Okay, cool. Okay, and Akshat said no good service. Yes, that could be the reason. रूरल एरियाज में हमारे पास इतनी अच्छे फैसिलिटीज नहीं होती हैं, मेडिकल कंडीशंस नहीं होती हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड भी जो हमारे रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर इतनी अच्छे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड नहीं होती हैं, तो वो भी रीजन हो सकता है। या फिर बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं, या फिर बहुत सारे हमारी कंट्रीज में, नॉट जस्ट इन इंडिया, मैं सभी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी ये माना जाता है कि lack of sanitation is also, yes, that's also reason, and home birth या फिर ऐसी conditions के लिए lack of knowledge कि हमें देखो yes, early reproduction is also a factor, exactly,
क्योंकि यहाँ पर देखो दिया हुआ था डेटा में कि ये जो डेटा है वो हमारा 15 टू 44 ईयर्स की विमेन का है। तो 15 ईयर्स अगर 15 ईयर्स से 44 ईयर्स की एज में कुछ लोगों का को ये प्रॉब्लम्स होनी, तो ऑब्वियसली अर्ली रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई। ऑल्सो आप देखो किसी भी बीमारी का इलाज तब कराते हो जब आपको पता होता है कि यू हैव दैट इलनेस और एनी प्रॉब्लम। अगर आप डायग्नोज ही नहीं कर पाओगे, सपोज करो आपको स्टमक में पेन हो रहा है बट यू डोंट नो व्हाट्स द पेन इज बिकॉज ऑफ व्हाट थिंग, एंड आपने सोचा जस्ट ऐसे ही हो रहा होगा एंड यू इग्नोर दैट, है ना। होता है मोस्टली कि स्टमक एक को हम इतना ज्यादा नहीं कंसीडर करते हैं, पहले तो बहुत हुआ करते थे, अब तो बहुत कम होता है, सो उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी जिसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि लैक ऑफ नॉलेज, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो वो जाते ही नहीं है दिखाने के लिए कि सही मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल ही नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई होम बर्थ एक बहुत बड़ा इसका रीजन है। बहुत सारे पहले तो बहुत यही होता था कि होम बर्थ होती थी, डॉक्टर्स के पास जाना नहीं सही समझते थे ऐसे केसेस में, तो दैट वाज आल्सो रीजन। तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है, इन केस वाइवा होता है मैथ्स का, उसमें पूछ लेते हैं, तो आप कुछ भी आंसर दो, जस्ट वो रीजन लॉजिकल होना चाहिए, है ना। कुछ भी दे सकते हो आंसर। सो ठीक है, ये क्वेश्चन तो आई होप समझ आ गया होगा कि बार ग्राफ कैसे बनाना है। बार ग्राफ बनाने के लिए वैसे बहुत ही कम आते हैं, बार ग्राफ इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। साफ पता भी चल रहा होगा आपको कि इजी सा है, कुछ खास नहीं है। तो बार ग्राफ पे इतना ज्यादा ध्यान न देके, मैंने आपको क्वेश्चंस मार्क कराए थे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन पर ही ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 और 3 बायोग्राफ वाले हैं इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। आप खुद करके देख सकते हो। देखो जो स्किप कर रहे हैं, मैंने इसलिए स्किप कर रहे हैं, बिल्कुल वो सेम ही क्वेश्चंस हैं, और उनको अगर मैं करता तो फिर टाइम ही वेस्ट होता और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ नहीं बचता। तो बेटर है थर्ड सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप खुद करके देखना, वो बायोग्राफ वाले है। एक तो शायद कैटेगरीज वाला है, यस, इसमें सेक्शंस दिए हुए हैं डिफरेंट। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज दिए हुए हैं कि पर 1000 बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है। एंड सेकंड वन इज ब्लड ग्रुप्स है, नहीं, स्टेट असेंबली इलेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज ए बी सी डी ई एफ पार्टीज हैं, उनको कितने कितने सीट्स उन्होंने वॉन करी हैं, जीती हैं, तो उसका डेटा दिया हुआ है। तो ये दोनों ही बार ग्राफ से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, आई होप कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड बिलो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखो बार ग्राफ, सॉरी हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में एक चीज आप ध्यान रखोगे, हिस्टोग्राम में आपने वो तो देखा है कि आप रेक्टेंगल्स बनाते हो, है ना, बार टाइप बनाते हो जो एक दूसरे से बिल्कुल ज्वाइंट होते हैं। उन वो बार का भी एक रीजन होता है बनाने का, उनका जो वो जो रेक्टेंगल्स आप बनाते हो, ड्रॉ करके बता देता हूँ थोड़ा सा शायद सही से समझ में आ जाए। जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, कंसीडर करो आपने एक हिस्टोग्राम बनाया और इसमें आपने ये रेक्टेंगल्स बनाए, है ना। तो ये जो रेक्टेंगल्स होते हैं, सॉरी फॉर दिस ऑफुल ड्राइंग, ये जो रेक्टेंगल्स होते हैं, ये सिर्फ रेक्टेंगल्स ऐसे ही नहीं बना दिए जाते, इनके एरिया का भी रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी से। इनका एरिया फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शन में होता है। वो कैसे होता है वो अभी जब आगे क्वेश्चन आएगा उसमें भी बताऊंगा, उसमें पता चलेगा। बट ये ध्यान रखना कि हम ऐसे ही रेक्टेंगल नहीं बना देते हैं, इनकी लेंथ और ब्रेथ ये दोनों मैटर करती हैं, किससे, इनके एरिया के प्रोपोर्शन से।
एरिया का प्रोपोर्शन जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, अगर इसमें ये अप्लाई होता है 18 लोअर लिमिट और अपर लिमिट, चलो उसी क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पर जो आप हिस्टोग्राम बनाओगे, देखो कंसीडर करो यहाँ पर आपने हिस्टोग्राम बनाया, 0 से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पर तो वैल्यूज ये आती है 118, 126, फिर 127, फिर 135। अगर हम इसको ऐसे ही रखें डेटा को, तो हमें ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी पड़ेंगी। अब इस केस में आप देखोगे यहाँ 118, 126, इसके बीच में कितने का डिफरेंस, 8 का। बट यहाँ पे इनके बीच में कितने का डिफरेंस, ओनली 1 का। फिर यहाँ पर अगेन 8 का, फिर यहाँ पर 1 का। तो ये तो हम जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो गलत ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज आपकी एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यूज आती हैं उनके बीच का डिस्टेंस या फिर विड्थ सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते किसी के बीच में 8 है, किसी के बीच में 1 है, किसी के बीच में कुछ है ना। तो इस वजह से हम ये जो होती है इंक्लूसिव फॉर्म, मैंने आपको बताया था, इंक्लूसिव टेबल होती है जिसमें हम हाईएस्ट लिमिट जो होती है, अपर लिमिट होती है, उसको भी इसी में इंक्लूड करते हैं, है ना। 118 से 126 अगर यहाँ लिखा है और यहाँ 127 लिखा है, तो 126 इसी वाली क्लास में काउंट होगा, इसलिए हम इसको इंक्लूसिव बोलते हैं। और जब इंक्लूसिव होती है तो उसका हिस्टोग्राम आप नहीं बना सकते, बिकॉज यही प्रॉब्लम उसमें आपकी रिपीट होती रहेगी। तो इस वजह से हम इसको कॉन्टिन्यूस क्लास में या एक्सक्लूडिंग क्लास में, एक्सक्लूसिव जो आपकी फॉर्म होती थी टेबल की, उसमें कन्वर्ट करेंगे, जिसमें आपको याद होगा कि अपर लिमिट और कॉन्जिक्यूटिव लोअर लिमिट इक्वल होती थी, है ना। 126 है तो यहाँ भी 126 हो, 135 यहाँ भी 135 हो। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले तो देखते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है। 127 में से 126 को अगर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और उसका हाफ जो होता है, जो भी आंसर आएगा उसका हाफ यानी कि 0.5, वो लोअर लिमिट में से तो आप करोगे माइनस, और अपर लिमिट में करोगे प्लस। इससे आपकी क्लास साइज जो है या ये जो क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, सिर्फ ये तो मैंने कैलकुलेट करके बताया, आप ऐसे ही देख सकते हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है, नहीं है। अगर नहीं है तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। अगर 1 का डिफरेंस है तो 1 का हाफ क्या होता है, 0.5। तो 0.5 इन सब में से माइनस करोगे और 0.5 इन सब में ऐड कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्टिन्यूस क्लास हो जाएगी, जैसे कि अब हम करेंगे। ये तो क्वेश्चन है, और इसके बाद में इसको हमने करा चैट बॉक्स से डाल। फाइन, तो आप लिखोगे कि सिंस frequency distribution is not continuous, to make it continuous we will subtract 0.5। सपोज करो इनके बीच में अगर 2 का डिफरेंस होता, मींस ये 126 से 128 होता, तो उस केस में हम 2 का हाफ मींस 1 माइनस करते इसमें से और 1 ऐड करते इसमें। हमेशा 0.5 नहीं होता है, इनके डिफरेंस का हाफ होता है हमेशा। फाइन, तो यहाँ 0.5 इसमें से माइनस किया, लोअर लिमिट में से 118 में से 0.5 माइनस करोगे तो 117.5, ये 126.5 एज इट इज, और यहाँ पर प्लस करोगे 126.5, 135.5। तो देखो अब ये कॉन्टिन्यूस हो गई, यहाँ 126.5 है, यहाँ भी 126.5 है, 135.5 है, 135.5 है, कॉन्टिन्यूस क्लासेस हो गई। अब हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए वही, आपके पास एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें तो आपको पता होगा कि आपको सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट चाहिए होता है, आपको कोई अलग अलग क्वाड्रेंट्स नहीं चाहिए होते, बिकॉज ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये मैंने नंबर ऑफ लीव्स की जो थी, देखो यहाँ से 2 से स्टार्ट है और हाईएस्ट कितनी है 12 है, तो ये तो 1 1 का डिफरेंस ले सकता हूँ, नॉट सच अ बिग डील, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है।
तो बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा, तो मैंने 1 1 का ले लिया डिफरेंस, और यहाँ पर ये वैल्यूज एज इट इज। फाइन, इसमें चलो अभी तो आएगा तभी बताऊंगा। ये वैल्यूज यहाँ पर लिख ली। किंग किस लिए बनाया आपको पता होगा, सबको पता है किंग का क्या फंडा होता है? Yes, sir. यस, किसी को नहीं पता तो प्लीज पूछ लो। Sir, पता है, should I tell? चलो बता दो फिर भी एक बार। Sir, kink is जब हम when we don't start from the exact number, जैसे 0 के बाद 1 आता है. So यस if we have to skip few numbers, then we can use kink. यस, व्हेन 0 के बाद में और फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं होता, जैसे 0 से लेकर यहाँ तक तो 117.5 का डिफरेंस है, और यहाँ 117 से 126 यानी कितने कितने का डिफरेंस, ओनली 99 का डिफरेंस है। तो जब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वल नहीं होते, देन वी पुट किंग। करेक्ट। सो इसमें हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हमारी जो वैल्यू है वो है 3, किसके बीच में, 117.5 से 126 के बीच में, 0.5 के बीच में। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस आएगा ही नहीं, अपने आप ही नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस क्लासेस है ना, कॉन्टिन्यूस क्लासेस है, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ ही आपका विदाउट एनी डिस्टेंस या डिफरेंस बनेगा। ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ये मैंने क्यों लिया अभी बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ भी लेनी थी बट वो मैंने शायद लिखनी भूल गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो लिखा था इसका ग्राफ बनाओ, हिस्टोग्राम बनाओ। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि क्या पूछा है कि क्या इसको हम किसी और सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यस, जब भी आपका हिस्टोग्राम होगा, हिस्टोग्राम वाली वैल्यूज को या हिस्टोग्राम वाले डेटा को आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अभी हम बनाएंगे वैसे, बट अगर आपको इसी को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में अगर कन्वर्ट करना है तो आप सिर्फ क्या करते हो, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे। ड्रॉ करके देखो मैं अगर हो जाती है तो, अगर मेरी मिड पॉइंट्स पहले बनाओगे सबके और फिर उनको कर दोगे ज्वाइन इस तरह से, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब हम बनाते हैं, देखो इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपके टीचर्स, इसमें टीचर्स अलग अलग कराते हैं। कुछ टीचर्स कहते हैं कि ऐसे ही छोड़ दो, कुछ टीचर्स कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, इसको नीचे तक ज्वाइन करना है। तो नीचे तक हम कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, नीचे तक हम ज्वाइन करते हैं वहां पे, कंसीडर करो ये आपके क्लास इंटरवल्स थे, है ना। तो इसमें हम एक क्लास इंटरवल पहले अपनी तरफ से और एक क्लास इंटरवल अपनी तरफ से बाद में ऐड कर लेते हैं। मींस 117.5 से पहले एक और क्लास इंटरवल, 9 का डिफरेंस क्या होगा, 108.5, एक क्लास इंटरवल यहाँ ले लिया और एक क्लास इंटरवल अपनी तरफ से आगे ऐड कर लिया, 180 में 9 ऐड करके 189.5, और फिर इसको ज्वाइन करते हैं इनसे, इनको जीरो, इनकी फ्रीक्वेंसी 0 मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो यहाँ से कर लेते हैं ज्वाइन। ठीक है, अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं इसको आपको एक्सेस को कट कराना है, तो आप एक क्लास इंटरवल अपनी तरफ से पहले कर लोगे। अगर ये मान लो यहाँ से स्टार्ट होता बिल्कुल, तो आप फिर नेगेटिव साइड में ले लेते हैं, माइनस का 108 या कुछ भी जो भी आता, और फिर इसको आप ग्राफ ले जाते हैं यहाँ पे ऐसे। बस ये ध्यान रखना है कि एक क्लास इंटरवल पहले आप ऐड करोगे और एक क्लास इंटरवल आप बाद में ऐड करोगे, और उससे फिर आप ज्वाइन कर दोगे। समझ आ गया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में होगा ये सिर्फ, बिकॉज वो कॉन्टिन्यूस नहीं थे। देखो अक्षत, जस्ट मान लो मेरे को ये टेबल दी हुई है, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, ठीक है।
अब अगर मैं इसका हिस्टोग्राम बनाने बैठूंगा, कंसीडर करो इसकी फ्रीक्वेंसी 3, 5, 8 कुछ भी है, इसका अगर मैंने हिस्टोग्राम बनाया तो एक्स एक्सिस पर तो ये वैल्यूज आएंगी, ये वाली, तो पहले 1 आएगी, फिर क्या आएगी 5 भी आएगी, 6 भी आएगी, 11 भी आएगी, 15 भी आएगी, है ना। तो सारी वैल्यूज आएंगी। इस केस में क्या होगा कि 1 से 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 5 का, और इससे बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का, इसके बीच में फिर कितने का डिफरेंस है 5 का, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 11 में से 6.5। क्या था, हाँ 10 भी आएगा यहाँ पर, सॉरी 10 लिखना भूल गया। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज आएंगी इनका डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा तो हम फिर उसको ऑब्वियसली वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज हम डिफरेंट वैल्यूज नहीं ले सकते यहाँ पर। एक हमने ऑलरेडी किंक लगा दिया जस्ट बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस इससे मैच नहीं कर रहा था, बट इतने सारे डिफरेंसेस अगर मैच नहीं करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका ग्राफ ही नहीं बन पाएगा, जो हिस्टोग्राम है वो ही ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्यों नहीं हो पाएगा ये भी पता होगा, 1 से लेके 5 तक का आपने एक बना दिया, फिर दूसरा ग्राफ कहाँ से आएगा 6 से 10 का, 6 से 10 का, तो ये हिस्टोग्राम कहाँ हुआ, इनके बीच में तो डिफरेंस आ गया, है ना। तो ऐसे केस में जब ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती क्लासेस तो हमें उनको कॉन्टिन्यूस करना पड़ता है। कॉन्टिन्यूस करने के लिए हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 का हाफ कितना होगा 0.5, तो 0.5 लोअर लिमिट्स में से हम माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट्स में हम ऐड कर देते हैं, उससे हमारी जो क्लास इंटरवल होती है वो कॉन्टिन्यूस हो जाती है। समझे बच्चे? अक्षत को ये इम्पोर्टेंट है इसी वजह से, बिकॉज कई बार बच्चे होते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं करते और ग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं और उनकी हो जाती है फिर गड़बड़, क्योंकि वो ग्राफ बन ही नहीं पाता फिर। तो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मैंने बता दिया कि उसको कैसे बनाना, अभी हम बनाएंगे भी। ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम से आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि क्या ये कहना सही होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कितनी है 12 है, 12 की जो लेंथ है वो कितनी है 144.5 से 153.5, तो ये इनका कंक्लूजन गलत है। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि जो ज्यादातर लीव्स हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, ज्यादातर लीव्स आती हैं किसमें, हाँ ये क्वेश्चन 153 मिलीमीटर, 153 वाली तो नहीं है लॉन्ग ज्यादा, है ना, ये तो सिर्फ कितनी है 5 है, 12 लीव्स हैं जो किस कैटेगरी में आती है 144.5 से 153.5 के बीच में आती हैं, ठीक है, मिडिल में आती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 153.5 की है, इनके बीच में आती है, तो ये कहना गलत होगा कि 153.5 लेंथ की है सारी लीव्स जो मैक्सिमम लीव्स है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, अब आते फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं 2 सेक्शंस के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ। देखो एक बार ग्राफ करा दिया, एक हिस्टोग्राम, एक ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो डबल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है जिसमें हमें एक ही ग्राफ में 2 पॉलीगन्स बनाने हैं, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शंस हैं हमारे जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। ये मार्क्स है 0 से 10, कितने स्टूडेंट्स का है 3 स्टूडेंट्स का है, 10 से 29, कॉन्टिन्यूस है क्लासेस कोई दोनों की, तो ये तो कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, फ्रीक्वेंसीज सही दे रखी है, मींस हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए देखो सबसे पहले आपको क्लास मार्क फाइंड आउट करना होता है। क्लास मार्क आपको याद है कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2, तो पहले आप इसका क्लास मार्क निकालोगे,
दोनों ही सेम ही है क्लास इंटरवल्स, तो एक ही बार लिख लिया दोनों का। ये क्लासेस हो गई 0 से 10, 10 से 20। ये क्लासेस का मतलब वो क्लासेस नहीं है, ये क्लासेस का मतलब है कि किस कैटेगरी में ये फॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लास मार्क हो गया। क्लास मार्क हमने कैलकुलेट किया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2, ये हमारे क्लास मार्क्स आ गए। और यहाँ पर है ये मार्क्स उन स्टूडेंट्स के, कितने कितने स्टूडेंट्स के क्या क्या मार्क्स आए, ठीक है। 3, 9, 17, 12, 9 एंड 5, 19, 15, 10 एंड 1। ये हमारी मॉडिफाइड टेबल हो गई एक तरह से, जिसमें हमने क्लास मार्क वाला एक कॉलम ऐड किया है। क्लास मार्क हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी, मैंने अभी तुम्हें बताया था हिस्टोग्राम में हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो वो मिड पॉइंट अगर हम ग्राफिकली ना ड्रॉ करें तो कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। मान लो आपको पहले हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ करना, डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही ड्रॉ करना है। क्यों हिस्टोग्राम पहले ड्रॉ करो फिर उसे मिटाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो हिस्टोग्राम नहीं बोला हुआ। तो उस केस में आप क्लास मार्क निकाल लोगे। क्लास मार्क हमें एग्जैक्टली वही मिड पॉइंट देगा जो हमने ग्राफिकली ड्रॉ किया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए। तो क्लास मार्क निकाला, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ये हमारे एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स हो गए। अभी ग्राफ पे करते हैं ड्रॉ, तब पता चलेगा। एक्स एक्सिस पर देखो 5, 15, 25, 35, 45 ये है, तो 5, 5 का डिफरेंस ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का 5 था, मुझे किंग नहीं लगाना था, तो मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ले लिया। आप चाहो तो ये ऐसे ही ले सकते हो किंग बनाकर, किंग बना के 5, 15, 25, 35 एंड 45 चाहो तो ले सकते हो। और यहाँ पर मार्क्स हैं, मार्क्स देखो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स 50 है। सॉरी स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं, मैक्सिमम 19 है। 19 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हमारे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है मार्क्स, 50 तक मार्क्स है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के सिर्फ कोऑर्डिनेट्स हमें ड्रॉ करने। पहला कोऑर्डिनेट 5, 3, ये x की वैल्यू यानी एब्सिस, और ये ऑर्डिनेट मींस y की वैल्यू। 5, 3 का इंटरसेक्ट करें, 5 एंड 3 यहाँ पर मिडिल में आएगा, है ना। 2, 2 का डिफरेंस है तो 3 मिडिल में आएगा, तो ये हो गया हमारा 5, 3। सेकंड पॉइंट होगा हमारा 15, 9, 15, 9, 15, 9, 10 और 8 के बीच में। थर्ड पॉइंट है 25, 17, 25 एंड 16, 18 के बीच में 17। एंड देन वी हैव 35, 12, 35, 12, 12 एग्जैक्टली यहाँ पर। एंड वी हैव 45, 9, 45, 9, 8 और 10 के बीच में। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए कौन से सेक्शन के, सेक्शन ए के। 5, 3, 15, 9, 25, 17, 35, 12, 45, 9। तो इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर मैंने नेगेटिव इसीलिए लिया है सो डैट कि हम उससे ज्वाइन कर सके। ज्वाइन किया, यहाँ पे छोड़ दिया, आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर टीचर बोलते हैं कि करना है तो कर ही देना। वैसे तो मेन जो हमारा वो होता है कंसर्न, वो ज्वाइन करना होता ही होता है। क्यों ज्वाइन करना होता है, कोई बताएगा मुझे? ज्वाइन करने का रीजन क्या होता है कि इसको ज्वाइन करना ही करना है। इससे ज्वाइन करोगे, इसके बाद एक और अपनी तरफ से ले लोगे। और so that we get to know कि हमारा starting point क्या था। ओके, और कोई रीजन? इसको ज्वाइन करेंगे हम यहाँ से। देखो मैं बताता हूँ रीजन, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट इज करेक्ट पार्शली। एक्चुअली देखो नाम क्या है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर होती है, करेक्ट। तो क्लोज्ड फिगर है तो हमें क्लोज्ड फिगर ही बनानी पड़ेगी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ पॉलीगन। यहाँ से ज्वाइन करके हम इसको एक पॉलीगन बना लेते हैं, जिसकी कितनी सारी साइड्स हैं वो हमें उसको नहीं देखना है, बट इट इज अ पॉलीगन। नाउ इट इज अ पॉलीगन। अगर मैं इनको ज्वाइन नहीं करता तो ये एक पॉलीगन नहीं होता। दैट्स व्हाई ज्वाइन करना जरूरी होता है। बट कई टीचर्स इस चीज को नहीं समझाने के चक्कर में कि कौन बताएगा, या मे बी उनका कुछ और रीजन हो, आई डोंट नो, वो नहीं करवाते ज्वाइन, वो यहीं पर छुड़वाते थे, हाँ यहीं छोड़ दो और इसको यहाँ पर ही छोड़ दो। वो इसको ना तो यहाँ पर आपको करवाएंगे ज्वाइन ना यहाँ पर। तो
अगर टीचर नहीं करवाते तो मत करना आप, बट सही जो तरीका है वो यही होता है कि जो आपको फ्रीक्वेंसी दी है उस पे एक पहले फ्रीक्वेंसी पर, 0 पे कभी मत करना, ठीक है। वैसे मैंने बताया था कि एक फ्रीक्वेंसी अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं तो 5 से पहले 0 ऐड होगी, बट 0 पे ओरिजिन पे हम कभी भी कट नहीं करते हैं। फिर उससे पहले आप एक और लोगे फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्लास इंटरवल, और उस पे आप ज्वाइन करोगे। यहाँ पे 50 के बाद एक ले लोगे और उस पे ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये तो हुआ हमारा क्लास ए का। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब सेक्शन बी के लिए करते हैं। सेक्शन बी के कोऑर्डिनेट्स अगेन 5 5 5 5 यहाँ पर आया 5 एंड यहाँ 5। सेकंड है 15 19 15 19 यहाँ आएगा। देन वी हैव 25 15 25 15। देन वी हैव 35 10 35 10 एंड 45 1 45 1 2 और 0 के बीच में 1, इनको भी ज्वाइन कर दिया। ध्यान रखना कि जब आप एक ही पॉलीगन, एक ही ग्राफ पर दो पॉलीगन बनाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स की लाइन ड्रॉ करोगे, सो दैट कि डिफरेंशिएट करने में इजी हो, या फिर पता लग जाए कि कौन सी लाइन किसकी है। यहाँ पर आप लिख दोगे, लेजेंड्स में लिख दोगे सेक्शन ए रिप्रेजेंटेड बाय रेड लाइन और सेक्शन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस डॉटेड लाइन। कलर तो नहीं ले सकते आप, बट डॉटेड बना सकते हो, है ना। ग्राफ पे कलरफुल मत करने लग जाना कभी, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए है। आप ग्राफ पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे और उसमें डॉटेड लाइन या फिर सॉलिड लाइन इसका यूज करोगे अलग अलग रिप्रेजेंट कराने के लिए। दो ही आएंगे, 3 बनाने के लिए नहीं आएंगे। तो ये हमारे सेक्शन और सेक्शन बी के ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स हुए। अब इसमें हमें बताना है कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है इसमें। सेक्शन बी की ये ऊपर तक जा रही है, ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि ये ज्यादा हाईएस्ट जा रही है तो सेक्शन बी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्या सेक्शन बी की परफॉर्मेंस अच्छी है? सर सेक्शन ए। सेक्शन ए, ओके। सेक्शन ए की परफॉर्मेंस अच्छी है, एग्जैक्टली, बिकॉज ये यहाँ पर मार्क्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, और मार्क्स यहाँ पर है। तो हाईएस्ट मार्क्स हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर देखोगे कि सेक्शन बी के जो 19 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं? ओनली 15 मार्क्स है ना। बाकी जो आगे हाईएस्ट मार्क्स है वो बहुत कम बच्चों के हैं। हाईएस्ट मार्क देखो 45, कितने स्टूडेंट्स के? ओनली 1 स्टूडेंट के। और सेक्शन ए के अगर देखोगे हाईएस्ट मार्क 45, कितने बच्चों के हैं? 9 स्टूडेंट्स के। तो ऑब्वियसली सेक्शन ए का परफॉर्मेंस इज बेटर देन सेक्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जहां तक, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाले भी इंपॉर्टेंट है, बट जहां तक मेरा ख्याल है 99% समझ सकते हो कि क्वेश्चन जो आएगा वो इस टाइप का आएगा जो अब हम करेंगे। ग्राफ का क्वेश्चन, वेदर एक आपका एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं आई थिंक इस टाइप के, और 2 ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं ऐसे, जो रेक्टेंगल वाला है। इसमें सर्वे किया एक पार्क में कि कितने कितने ईयर के जो किड्स हैं, किस एज ग्रुप के किड्स हैं जो हमारे पार्क में खेल रहे हैं। तो उसमें से उन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया और उसको रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस क्लासेस हैं, नो डाउट, 2 2 3 3 5 5 7 7 10 10 15 15, बट यहाँ देखोगे तो जो क्लास साइज है वो डिफरेंट है। यहाँ पर 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 5 2। जब डिफरेंट क्लास साइज होते हैं तो हम सिंपली ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि अभी मैंने बताया था, यस क्वेश्चन 7, जो भी स्किप कर रहे हो वो सारे क्वेश्चन रिदिमा होमवर्क ही है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी आई एम श्योर, क्योंकि तुमने अगर ये समझ लिया तो वो भी हो जाएंगे, इसीलिए मैंने स्किप करे। कोई स्पेशल चीज नहीं है, जिसमें कुछ डिफरेंट है वो मैं सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। सो यहाँ पर क्लास विथ इक्वल नहीं है, क्लास विथ इक्वल नहीं है तो ये ध्यान रखोगे आप कि मैंने अभी बताया था कि जो हमारा रेक्टेंगल बनते हैं हिस्टोग्राम में वो रिलेटेड होते हैं या फिर प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी से। मींस जब ये क्लास विथ हमारी अलग अलग होंगी
तो हम सिंपली बार ग्राफ या फिर हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। अगर हम सिंपली हिस्टोग्राम बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि हमारे हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी विड्थ अलग होगी। यहाँ पर मीन्स अगर शॉर्ट में समझना चाहो तो ये ध्यान रखो कि रेक्टेंगल जो हम बनाते हैं उसका एरिया फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा या करना चाहिए। मीन्स ड्रॉ करके बताता हूँ या इसी को ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा, बेटर रहेगा। जब स्टार्टिंग जो अभी एरिया वाला पार्ट भूल जाओ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहले ये देखोगे आपकी क्या क्लासेस कॉन्टिन्यूस है। हिस्टोग्राम बना रहे तो क्लासेस कॉन्टिन्यूस होनी जरूरी है, हाँ क्लासेस कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद में देखोगे क्या क्लास साइज इक्वल है सब क्लास इंटरवल्स में, नहीं इक्वल नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको जो रेक्टेंगल्स आपके बनाने हैं ग्राफ पर उनकी लेंथ बनानी पड़ेगी, लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। और लेंथ चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, इसको आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे केसेस में जब क्लास साइज सेम ना हो उस केस में आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे टू ऑब्टेन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी अभी हम जब ड्रॉ करेंगे तब पता चल जाएगा। फिलहाल ये हमने लिया और इसके बाद आप इसी टेबल को और फर्दर 2 कॉलम्स ऐड करके बनाओगे, जिसमें एक कॉलम तो होगा जो विथ ऑफ क्लास हमारी डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे इसमें कितनी है विथ ऑफ क्लास 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है। और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने निकाली लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है, क्लास साइज कितना है 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास साइज। इन सब में मिनिमम क्लास साइज क्या है 1 ही है, सबसे छोटा क्लास साइज 1 ही है, तो उससे मल्टीप्लाई, सब में 1 से मल्टीप्लाई होगी। और फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करेंगे उसकी रेस्पेक्टिव क्लास साइज से। 5 को 1 से डिवाइड करा, 1 से मल्टीप्लाई करा तो 5 आया, 3 को 1 से डिवाइड करा और 1 से ही मल्टीप्लाई करा तो 3 आया, 6 को 2 से डिवाइड करा, क्लास साइज 2 है इसका, 2 से डिवाइड करा और 1 से मिनिमम क्लास साइज से मल्टीप्लाई करा तो 3 आया, 12 को 2 से डिवाइड करा 6 आया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा 6 आया। इस तरह से आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे। क्यों निकालेंगे ये अभी क्लियर हो जाएगा जब हम ग्राफ बनाएंगे। फाइन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई और विड्थ ऑफ क्लास साइज है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये मैंने सिर्फ लेंथ और ब्रेथ लिख ली है फिलहाल, ये ब्रेथ नहीं लेंथ भी ले सकते हो इसको आप, वो मैं बताऊंगा कहाँ पर इसको ड्रॉ करना है। वी हैव दिस ग्राफ, यहाँ पर तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है 10 तक वैल्यूज ले ली, और यहाँ पर भी हमने आगे तक जितना हमें रिक्वायर्ड होगा हम उसको आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी लेंथ है और ये ब्रेथ है, या इसको लेंथ कंसीडर करो इसको ब्रेथ कंसीडर करो, बस ये ध्यान रखना है कि ये आपकी y एक्सिस की वैल्यूज होती हैं जो यहाँ पर आई हैं, और ये आपकी x एक्सिस की वैल्यूज होती हैं। x एक्सिस की वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे या 1 से स्टार्ट करेंगे या 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि इतने यूनिट की हम लेंथ ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल की। यस तनिषा, आई विल डू दैट। 1 यूनिट की हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ तो होगी 1 यूनिट यहाँ एक्स एक्सिस पर, और जो ब्रेथ होगी यानी कि जो हाइट होगी वो कितनी यूनिट होगी 5 यूनिट्स। 1 यूनिट 5 यूनिट, 1 से लेके 5 तक का। दूसरे वाले में 1 यूनिट अगेन 2 से 3 तक का 1 यूनिट, और 3 यूनिट की इसकी लेंथ, 1 यूनिट देन 3 यूनिट। थर्ड रेक्टेंगल 2 यूनिट्स की लेंथ होगी यानी 3 से लेकर 5 तक आएगी, और इसकी लेंथ या ब्रेथ या हाइट कुछ भी आप बोल लो इसको, ये 3 यूनिट्स हो गई। फिर हमारे पास है अगेन 2 यूनिट्स बट 6 यूनिट तक, 2 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स। फिर 3 यूनिट्स 3 यूनिट्स 3 यूनिट्स लेंथ और 3 यूनिट्स की ब्रेथ, देन 5 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स मींस 5 यूनिट्स की लेंथ और 2 यूनिट्स की ब्रेथ, एंड देन 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स की लेंथ और 2 यूनिट्स की ब्रेथ।
दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ दिस हिस्टोग्राम। पता चल रहा होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग है आई एम श्योर, हो सकता है एक बार में ना समझ में आए। जब आप इसके जैसा आप ये रिकॉर्डिंग दोबारा देखना, मैं आपको भेजूंगा इस क्वेश्चन को, और इस रिकॉर्डिंग को देख के आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें क्लास विद सेम नहीं है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करना। फाइन, उसमें चेक करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो आपकी इन रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होगा। जैसे 1 into 5 है ना, 5 यूनिट्स, 1 into 5 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5 थी, तो 5 आंसर आया। 1 into 3 फ्रीक्वेंसी 3 थी। 2 into 3 इस रेक्टेंगल का एरिया 2 into 3 6 स्क्वायर यूनिट्स होगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी थी देखो 6 थी। 2 into 6 लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 into 6 12 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 12 थी। ऐसे ही 3 into 3 9 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, और इसकी फ्रीक्वेंसी 9 थी। तो इन रेक्टेंगल्स का एरिया उन फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करेगा जो फ्रीक्वेंसीज हमारी टेबल में दी हुई थी। दिस इज हाउ वी से कि इन रेक्टेंगल्स का एरिया इज प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसीज। इसका मीनिंग ये था कि ये जो रेक्टेंगल का एरिया है वो उन फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फ्रीक्वेंसीज हमें टेबल में दी हुई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में होगा जब आपकी क्लास इंटरवल्स की विड्थ या क्लास साइज इक्वल नहीं दिया होगा। कॉन्टिन्यूअस तो है बट क्लास साइज इक्वल नहीं है। इन दैट केस यू विल हैव टू use this method to draw your histogram. Fine, एक बार फिर से नहीं समझ आया होगा तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना। अगर रिकॉर्डिंग से भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप मेरे से दोबारा से नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, मैं फिर दूसरा वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। बट एक बार खुद से मैं चाहूंगा कि आप खुद ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को, जो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आई थिंक, जिसमें क्लास साइज सेम नहीं दिए हुए हैं, उसको ड्रॉ करके देखना। और फिर उसके बाद में तब भी अगर नहीं कर पाओ तो मेरे से पूछना, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। ओके, सो यहीं पर इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही टाइप के क्वेश्चंस थे, इससे डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं है ग्राफ ड्रॉ करने के। वन यू हैड दैट बार वाला ग्राफ, second one is that histogram, simple histogram, then we had that frequency polygon, and then we have this different class size wala histogram. Excuse me sir, हाँ बच्चे, एक बार प्लीज प्रीवियस वाली स्लाइड वापस से लगा दीजिए। श्योर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये था क्या, नहीं, not this one. तनिषा, फेयरॉन्स में तुम्हें डाउट्स हैं अभी भी? Sir, I have some